स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एडवांस क्लासेज में। हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसकी थ्योरी का वन शॉट जो है हम लोग कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो सेकंड वन शॉट होगा वो उसमें क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने वो वन शॉट जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो लिखा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ पर रखी होनी चाहिए। तो आपको हमने पढ़ाया था कि जो है ये कंडीशन कब की है, जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है ना, और बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन, अब देखिए पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समान बनता है। वक्रता केंद्र से परे, मतलब परे का मतलब वक्रता केंद्र से दूर। और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के मध्य वस्तु रखी गई थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, जो है मतलब कैसा बना था, आभासी, सीधा और जो है वस्तु से बड़ा बना था, है ना। जब कहाँ रखे थे हम लोग, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे। तो लास्ट कंडीशन है ये, अवतल दर्पण की जो छठी कंडीशन है वही यहाँ पर पूछी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको हमने पूरा किरण आरेख बना के इसके पहले यानी थ्योरी वाले वन शॉट में पूरा पढ़ाया है। ठीक, अब यहाँ से इससे देखिए कई क्वेश्चन इधर 2-3 सालों से आ रहे हैं एग्जाम में। कई क्वेश्चन यहाँ पर दर्पण और लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, वो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, या फिर अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, तो उनके जो प्रतिबिंब बनना है 6 प्रकार के टाइप, जैसे दर्पण में अवतल दर्पण से बनता है और 6 प्रकार का लेंस में उत्तल लेंस से बनता है। तो यहाँ से कंडीशन बनती हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भर भर के आ रहे हैं। तो आप लोगों को वो वीडियो पूरा देख लेना है और किरण आरेख बनाना सीख लेना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन भी उससे बन जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य होते हैं, सदैव सत्य होते हैं। ठीक, तो अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ से है। प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण से। किससे होता है, दर्पण से। तो प्रकाश का परावर्तन अगर दर्पण से होता है तो परावर्तन के नियम भी दर्पण के लिए सत्य हो जाएंगे, वो चाहे जो भी दर्पण हो। जैसे पहला ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण से, और दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण से, तीसरा है केवल समतल दर्पण से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये दर्पण चाहे जो हो उससे क्या होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के नियम सत्य हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक, परावर्तन कोण हमको बताना है। परावर्तन कोण क्या था, स्मॉल r। अब देखिए किरण, प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक, तो आपको हमने बताया था कि जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। अगर इसका हम चित्र बनाएं तो अवतल दर्पण, ये देखिए आपका ये अवतल दर्पण है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अब ये एक किरण कह रहा है वक्रता केंद्र से होते हुई इस तरीके से दर्पण के कहाँ पर पड़ रही है, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। ऐसे ये दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। तो यहाँ ये दर्पण का पृष्ठ हो गया, ये इस पर आपतित हो रही है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं ये वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः इसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। तो परावर्तन कोण यहाँ कहीं बना नहीं बना, यानी परावर्तन कोण r का मान क्या हो जाएगा इस स्थिति में, 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण हमको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र
मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है। ठीक, दृष्टि क्षेत्र मतलब कहाँ तक, अधिकतम कहाँ तक देख सकता है ना। तो ये देखिए उत्तल दर्पण पहला ऑप्शन है, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, तो इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि दृष्टि से क्षेत्र किसका ज़्यादा होता है, उत्तल दर्पण का। इसीलिए इसको जो है ड्राइवर की सीट के बगल पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए इसको लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही है, मतलब दूर से आ रही जो है अन्य गाड़ियों को आराम से ड्राइवर देख सकता है ना। आप समझिए कि नहीं। तो दृष्टि क्षेत्र किसका अधिकतम हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। दृष्टि क्षेत्र किसका होगा मैक्सिमम, उत्तल दर्पण, है ना। इसीलिए इसको ड्राइवर के सीट के बगल पीछे से आ रहे गाड़ियों को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो और आप जानते हैं उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ रखी होती थी, है ना, हमेशा कहाँ बनता था प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस के मध्य, कहाँ बनता था, ध्रुव और फोकस के मध्य, और सीधा होता था। ठीक, तो इसीलिए इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है और सबसे ज़्यादा इसका यूज बताया था ना, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज कहाँ होता है, ड्राइवर की सीट के बगल, है ना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, शब्दकोश का मतलब क्या होता है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, है ना। डिक्शनरी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे शब्द लिखे रहते हैं, है ना। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक, अब देखिए छोटे अक्षर हैं तो उनको हमको पढ़ने के लिए क्या मतलब ज़रूरत क्या है, हमको उनको बड़ा करना है ना, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। यानी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए वो अक्षर बड़े हो जाएं, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा, ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा। तो देखिए जो अवतल लेंस है, अब देखिए अवतल लेंस क्या करता है, तो अवतल लेंस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है सदैव। तो यहाँ पर अवतल वाला जो ऑप्शन होगा वो तो पहले कट गया, अवतल वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी डी दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको अक्षरों को पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो बड़ा अक्षर दिखनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी की, है ना। बी डी तो ऐसे कट गया। अब ए में देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, उनको ये लगेगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो इससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, यानी अच्छे से ये अक्षर दिखेंगे बड़े बड़े, है ना, जो कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है ना। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए ये फोकस दूरी कम है ना, इसलिए इसकी क्षमता ज़्यादा होगी, यानी अच्छे तरीके से हम पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है ना। अब लेंस की क्षमता की इकाई का मतलब मात्रक बताना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा प्रति मीटर, तीसरा है मीटर प्रति सेकंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हर बच्चे को ये रटा रहता है कि क्षमता का मात्रक या क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है, लेकिन यहाँ तो डायोप्टर है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी चांस होते हैं गलती करने के, है ना। यहाँ पर देखिए क्षमता की इकाई, अब इसको जो है हम फार्मूले से बताते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f। फार्मूला क्या होता है, 1/f। और ये 1/f कब होता है, जब फोकस दूरी किस में मापी गई होगी, मीटर में। जब फोकस दूरी किस में नापी गई होगी, मीटर में। अब देखिए यहाँ पर हर ऑप्शन में मीटर है, कहीं सेंटीमीटर तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 तो ऐसे रहेगा, f का मात्रक यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर। ठीक, तो 1/मीटर क्या आया, 1/मीटर। अब 1/मीटर को हम लिख सकते हैं प्रति मीटर। 1/मीटर का मतलब क्या होता है, प्रति मीटर। क्या होता है, प्रति मीटर। ठीक, तो ये प्रति मीटर सही हो जाएगा आपका। तो क्षमता का इकाई क्या हो जाएगी, प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति मीटर याद रखिए, 1/मीटर को हम क्या लिखेंगे, प्रति मीटर। 1/मीटर को, और प्रति का चिन्ह देख लीजिए कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रति हो गया, इधर क्या हो गया, मीटर। ठीक, तो चाहे ऐसे हिंदी में इस तरह लिखा हो तो आप प्रति मीटर लगाएंगे, या ऐसे भी आ सकता तो ऐसे भी लगा सकते हैं।
और एक और होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन मान लिया आ सकता है, जैसे कि यह देखिए कि 1/मीटर लिखा है, 1/मीटर। इस मीटर को जब ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की घात -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीटर की घात -1। यहाँ नीचे मीटर की घात कितनी है? +1। जब ऊपर ले जाएंगे हर सेंस में तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो इसको मीटर इनवर्स हम लोग पढ़ते हैं, या मीटर की घात -1। तो मान लिया ऑप्शन बदल करके आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रति मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता मतलब पी का मान दिया गया है -2.5 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए क्षमता माइनस में है, तो क्षमता माइनस में है तो कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए अवतल पहला दिया 40 सेंटीमीटर अवतल, दूसरा है 40 सेंटीमीटर उत्तल, तीसरा है 4 सेंटीमीटर अवतल और चौथा है 4 सेंटीमीटर उत्तल। तो आप जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन उत्तल वाले हैं वो कैंसिल कर दो। ये देखिए उत्तल वाला हो गया, ये है ना, यहाँ पर बी और डी दोनों ऐसे ही हट गए। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षमता माइनस में दी गई है। क्षमता भी अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्या होती है? धनात्मक। तो ये दोनों तो उत्तल वाले ऐसे कट गए। अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि सी होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्षमता हमको दी गई है, तो आप जानते हैं कि P बराबर, और यहाँ पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर वाले हैं, तो 100 वाला फार्मूला लगाएंगे। P बराबर क्या होता है? 100/F। P इक्वल टू क्या होता है? 100/F। लेकिन हमको निकालना है F, तो F इधर चला आएगा तो P नीचे चला जाएगा, यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। F बराबर क्या लगा देंगे? 100/P, ठीक। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाइए। F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P के स्थान पर माइनस का रख देंगे 2.5। P के स्थान पर कितना रख देंगे? -2.5। अब देखिए पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ 1000 है, यहाँ 25 है। 25 को जब 25 से 1000 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब एक जीरो बचा, लगा दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और तो ये आंसर हमारा आ गया है बराबर -40। वो भी किस में आया है? सेंटीमीटर में, ठीक। अब माइनस में तो यहाँ कुछ दिया नहीं गया, माइनस चिन्ह ये बताता है कि लेंस कैसा है? अवतल लेंस है, ठीक। माइनस क्या बताएगा? लेंस कैसा है? अवतल। तो देखिए आप पहला ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर अवतल, है ना। मतलब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 40 सेंटीमीटर होगी, वो भी लेंस कैसा होगा? अवतल। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बात समझे? यहाँ पर 4 दिया गया है सी वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता होगी, ठीक। यहाँ पर पहले तो आप देख लीजिए लेंस कौन सा दिया गया है, तो लेंस है अवतल, यानी कि फोकस दूरी जो होगी माइनस में होगी, ठीक। और फोकस दूरी हमको दी गई 5 मीटर, है ना। क्या दी गई है? 5 मीटर, यानी F बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है -5, क्योंकि लेंस कैसा है? अवतल, ठीक। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो है -5 मीटर। अब यहाँ पर हमसे क्षमता पूछा गया है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जब हम क्षमता, जब हमको फोकस दूरी मीटर में दी होती है तो क्षमता का फार्मूला होता है 1/F। P बराबर क्या होता है? 1/F। तो ये फार्मूला लगा दिया जाए, यहाँ पर 1/F के स्थान पर रख देंगे -5, ठीक। अब इस 5 से 1 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। देखिए छोटा है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, ठीक। तो 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आई हमारी, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.5 डायोप्टर कितनी हो जाएगी? क्योंकि क्षमता का मात्रक क्या होता है? 0.2, -0.2 डायोप्टर कितना हो जाएगा? -0.2 डायोप्टर। तो क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, तो ये P की वैल्यू -0.2 डायोप्टर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, -0.2 डायोप्टर, है ना। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होगा?
तो वायु है पहला माध्यम, दूसरा है जल, तीसरा है कांच, चौथा है निर्वात। अब देखिए जल में तो होगा नहीं इन ऑप्शंस में, और कांच में भी नहीं होगा। अब रही बात वायु और निर्वात, तो इन दोनों में प्रकाश की जो चाल होती है या प्रकाश का जो वेग होता है लगभग समान होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको निर्वात भी दिया है, वायु भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये डी यानी कि निर्वात को करेक्ट मानिएगा। ठीक, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक, कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर बताना है आपको किस रंग का जो है किस रंग के प्रकाश के लिए मैक्सिमम होगा, किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होगा कांच का। ठीक, तो हरे प्रकाश के लिए, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी रंग के लिए, और तीसरा है लाल रंग के लिए, चौथा है पीले रंग के लिए। ठीक, अब देखिए आपको हमने पढ़ाया था कि जो अपवर्तनांक होता है वो किसी एक ही पदार्थ के लिए जो है भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, और आपको याद रखना है कि किसी एक, यहाँ पर कांच के अलावा और भी कोई पदार्थ आ जाए, लेकिन पदार्थ एक ही हो, कोई सेम हो, मतलब एक ही हो, और रंग का जो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश अलग अलग हो, तो किसी एक ही पदार्थ, मतलब यहाँ पर कांच के स्थान पर कोई और अगर पदार्थ हो, तो उस पदार्थ के लिए भी जैसे ये इस तरीके से 4 रंग दिए गए हैं, 4 रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक पूछा जाए तो सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको कांच, और यही ज़्यादातर पूछा जाएगा, आपको कांच ही दिया जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है कि जो है किस रंग के प्रकाश के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक, अधिकतम होगा। तो इसको आपको याद रखना है, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए है ना, या बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ठीक, तो यहाँ ज़्यादा पूछा गया है तो कौन सा सही हो जाएगा, बैंगनी रंग। अगर कम पूछा गया होता तो लाल रंग। ठीक, तो आपको कम और ज़्यादा सिर्फ याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि ये कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। ठीक, अब हमको वायु जो निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हमको दिया है, क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी मानते हैं। सी बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और कांच में प्रकाश की चाल पूछी गई है, और कांच का अपवर्तनांक को दे रखा कितना, n बराबर 1.5, और हमको कांच में प्रकाश की चाल v पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको फार्मूला हमने बताया था, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, n बराबर c/v। लेकिन याद रखना जो नीचे होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे रखेंगे आप उसी माध्यम का यहाँ अपवर्तनांक रखना पड़ेगा। तो हमको कांच का अपवर्तनांक दिया गया ना, तो नीचे जो ये रखेंगे कौन सा, तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे रखी जाएगी। ठीक, मतलब जो नीचे जिस माध्यम में नीचे चाल होगी हर में, यहाँ पर उसी माध्यम का यहाँ अपवर्तनांक रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको v निकालना है, तो देखिए n बराबर c/v होता है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो n v यहाँ आ जाएगा, कैंची गुणा करेंगे n उधर चला जाएगा, तो c/ कितना हो जाएगा n। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो v बराबर c के स्थान पर कितना रख देंगे, c हमको दिया गया है 3 × 10⁸, और n कितना दिया गया है 1.5, कितना दिया गया है 1.5। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो v बराबर हो गया 30 × 10⁸, और बटे कितना हो जाएगा 15, तो 15 × 15, 15 दूना 30, तो v बराबर आ गया आपका 2 × 10⁸, है ना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर 2.0, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगाओ फिर 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, ये समझ लीजिए आपका 2 ही लिखा है, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा में 10 की घात 6 ये भी नहीं है, 10 की घात 6 है ये भी नहीं, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2.0 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है ना, यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो जो इसके जो है इस चैप्टर की थ्योरी वाला 1 शॉट है, उसमें हमने दोनों में क्या बताया था आपसे, क्या संबंध होता है, जो है जो वक्रता त्रिज्या होती है
वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी r बराबर क्या होता है 2f, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। तो यहाँ पर देखिए ये पहला ऑप्शन है f बराबर r, ये तो होगा नहीं, f बराबर 1/2r, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए, सी ऑप्शन देखिए 2f बराबर r और चाहे r बराबर 2f, और यहाँ देखिए यहाँ से f निकालेंगे, जब f निकालेंगे 2 गुणे में है, कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी देखिए f इज इक्वल टू 2r, तो f इज इक्वल टू 2r नहीं होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है ना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, और जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, r 2f इक्वल टू r और f इक्वल टू r/2, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कहा गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, है ना। आपको अवतल दर्पण एक बताया गया है कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, है ना। तो r का मान दिया है, r का मान दिया है हमको, और f का मान निकालना है। r का मान दिया है, f का मान निकालना है। तो देखिए ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। अब ये दर्पण देखिए कौन सा अवतल दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो निगेटिव होगी, यानी कि r बराबर यहाँ पर हम कितना लेंगे -15 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि अवतल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी क्या होती है निगेटिव होती है। उत्तल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अब दर्पण के केस में जब वक्रता त्रिज्या की बात आती है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ अवतल दर्पण है इसलिए r का मान माइनस में हो गया। फोकस दूरी निकालना है तो चूंकि फार्मूला क्या लगाएंगे f इक्वल टू r/2, क्या लगा देंगे f इक्वल टू r/2। तो यहाँ पर देखिए ये -15/2, तो इसको डिवाइड करेंगे 15 का आधा 7.5, यानी -7.5, कितना हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी -7.5। ठीक, कितना हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 का मतलब क्या हुआ कि 7.5, ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखा है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। ठीक, अब पहला ऑप्शन है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और चौथा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको लेंस से दूर रखी वस्तु की दूरी दी गई है। वस्तु की दूरी मतलब u का मान, तो u बराबर दिया गया है और ये हमेशा माइनस में होता है, तो 0.2 मीटर, है ना। वस्तु की दूरी कितनी है माइनस का 0.2 मीटर हो जाएगी। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, आभासी प्रतिबिंब आवर्धन दिया है 0.5, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और आवर्धन होता क्या है m होता है। तो m बराबर कितना ले लेंगे 0.5। याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आभासी की बात हो रही है तो m का मान प्लस में हो जाएगा। हमको यह लेंस होगा तो यहाँ पर हमको फोकस दूरी निकालनी है। देखिए क्या निकालना है फोकस दूरी, f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लेंस के केस में लेंस फार्मूला लगाएंगे तभी आपको फोकस दूरी मिलेगी, है ना। तो अब लेंस फार्मूले में v चाहिए, तो v यहाँ पर है नहीं, सबसे पहले v निकालेंगे, और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है लेंस के लिए v/u, m इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर लेंस के लिए प्लस का लिए लेंगे हम लोग, तो m इक्वल टू v/u हो जाएगा। अब m के स्थान पर कितना रख देंगे 0.5 इक्वल टू v हमको पता नहीं, u हमारा कितना है -0.2, है ना। अब इसको देखिए यहाँ पर बटे में इधर कैंची गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे -0.2 बराबर क्या हो गया v। ठीक, अब देखिए इसको आपको गुणा करना है। पहली बात तो ये आंसर किस में आएगा v इक्वल टू माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस लगा देंगे। अब इसको गुणा करना है, सबसे पहले दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव भूल गए तो यहाँ 5 लिखा है समझ लो, ये 2 लिखा है, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए कितने अंक पहले कुल
तो जो है पीछे से कितने अंक पहले लगा है, तो यहाँ 1 अंक पहले, यहाँ भी 1 अंक पहले, यानी टोटल पीछे से 2 अंक के पहले लगा है। तो ये इतना हो गया v की वैल्यू, है ना, ये v की वैल्यू हो गई। अब लेंस फार्मूला लगा देंगे, तो लेंस फार्मूला 1/f = 1/v माइनस का होता है 1/u, तो 1/f = ये v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.10 और माइनस u की वैल्यू कितनी थी, -0.2, ये हो जाएगा। तो 1/f = ये 1/ माइनस का 0.10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/0.2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, 2 0 बढ़ेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक थे। यहाँ पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 0 बढ़ेगा। देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो 1/f = यहाँ बचा माइनस का 10, यहाँ बचा प्लस का 5। यहाँ देखिए नीचे क्या बचा 1, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, ये माइनस ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ माइनस का 10 बचा, यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, घट जाते हैं। तो यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं इधर। तो यहाँ पर देखिए 1/f = इधर आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 10 से 5 गया तो 5 बचेगा, और 10 संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का लगा। जब आप f बराबर निकालेंगे तो देखिए f उधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, यानी f बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5। देखिए कैंची गुणा करेंगे तो f यहाँ आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो चाहे f बराबर माइनस का 1/5 लिखिए, और चाहे माइनस का 1/5 बराबर x जो है f लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर f = ये देखिए माइनस तो लगेगा ही, 1 से जब 5 से जब 1 में भाग देखते हैं तो कितना आता है, 0.2, कितना आता है 0.2, इधर करके देख लीजिए, ये 1 है, ये 5 हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, है ना, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा जो है 0.2। ठीक, माइनस का 0.2, और ये वैल्यू किस में थी, मीटर में थी, तो ये हो जाएगा मीटर, है ना। तो f की वैल्यू आ गई माइनस का 0.2 मीटर। अब माइनस हमको ये बताता है कि कौन सा लेंस होगा, अवतल। माइनस ये बताएगा कि लेंस कौन सा होगा, अवतल। तो यहाँ पर देखिए 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कहाँ कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो देखिए वस्तु का आभासी एवं बड़ा, आकार में बड़ा, आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब की बात हो रही है, और कौन सा दर्पण, यहाँ पर तो दर्पण के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा दर्पण है जो वस्तु का आभासी एवं बड़ा बनाता है। ठीक, तो ये जब हमने पढ़ाया था रिवीजन वाली क्लास में, तो बताया था, आपने देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, 6 कंडीशन थी। तो लास्ट जो कंडीशन थी अवतल दर्पण में, वो कहाँ पर वस्तु रखी गई थी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ रखी गई थी, ध्रुव और फोकस के बीच। और उसमें आपने देखा था कि प्रतिबिंब आकार में बड़ा बना था और आभासी बना था, है ना। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, याद रखिए, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो है बनता है। ठीक, अब यही चीज़ 16 क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको लेंस पूछा गया है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस, यहाँ देखिए लेंस पूछा गया है, लेंस का प्रयोग करना चाहिए कौन सा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, उत्तल लेंस, है ना। क्योंकि आप जानते हैं उत्तल लेंस में भी जो है 6 कंडीशन थी प्रतिबिंब बनाने की। तो लास्ट कंडीशन उसमें क्या होती थी, वस्तु कहाँ रखी गई थी, जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक, जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य वस्तु रखी गई थी तब आपने देखा था वस्तु का आभासी और सीधा आकार में बड़ा प्रतिबिंब बना था। तो लेंस अगर बात करेगा ऐसी कंडीशन में लेंस की बात होगी तो लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, और दर्पण की बात होगी तो दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक अभिसारी लेंस। यहाँ पर अभिसारी लेंस कौन सा होता है, अभिसारी का मतलब जो किरणों को एकत्रित करे, एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, तो ऐसा लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस, है ना। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस, है ना, बात समझे। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता था, किरणों को इकट्ठा कर देता था एक बिंदु पर। तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता आपको बतानी है, ठीक। तो क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो लगा देंगे 100/f। क्या लगा देंगे, फार्मूला 100/f। तो ये हो जाएगा 100/f की वैल्यू कितनी है 20, डिवाइड करेंगे 0 0 कट गया, 2 5 जा 10, तो P बराबर आ जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर। कितना आ जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर, है ना। यहाँ देखिए 5.0 का मतलब 5 होता है, ठीक। तो प्लस का 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है ना। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है सदैव क्या होता है, देखिए पहला ऑप्शन है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक या इससे कम। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से कम। हमेशा याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा जब आवर्धन की बात होगी तो सदैव आवर्धन इसके द्वारा क्या होगा, 1 से कम। क्यों होगा, इधर देखिए m इक्वल टू फार्मूला होता है I/O। क्या होता है, m बराबर I/O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। अब उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण में आपने देखा था कि प्रतिबिंब जो बना था उत्तल दर्पण द्वारा वो सदैव जो प्रतिबिंब बनता था वो वस्तु से छोटा होता था। कैसा बनता था, वस्तु से छोटा, मतलब कि I का मान O से छोटा रहेगा। और जब अंश का मान हर से छोटा रहेगा तो m की वैल्यू सदैव 1 से क्या आएगी, कम आएगी, ठीक। यानी m यहाँ पर सदैव क्या आएगा, <1 आएगा। m <1 मतलब m का मान 1 से छोटा होगा, तो 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम लोग देखेंगे जो है इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका अंकित प्रश्न दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सवाल न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे और जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देंगे, ठीक। उसके बाद फार्मूला उसी के हिसाब से लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, तो वस्तु की लंबाई, ये 5 सेंटीमीटर किसकी दी है, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई क्या होती है, O। तो O बराबर हमको दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बात जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर केवल दर्पण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही, दर्पण केवल, ना तो ये कहा गया है आपसे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो क्या करोगे, तो इसके लिए दोनों कंडीशन यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। आपको एक बार अवतल दर्पण के लिए पूरा जो है सॉल्व करना पड़ेगा और फिर एक बार उत्तल के लिए। जब भी आपसे केवल दर्पण कहेगा तो समझ लीजिए आपको दोनों कंडीशन अवतल की भी निकालनी पड़ेगी और उत्तल के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर जो है पहली कंडीशन ले लेंगे हम लोग, लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। अब अवतल दर्पण के लिए तो लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जो हो जाए, प्रतिबिंब नहीं वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई O बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 ही लिखा है, ठीक। O की वैल्यू हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर और वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण कौन सा है, अवतल, तो वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी, माइनस में, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया। के सामने के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब U बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। U तो हमेशा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, U की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज निगेटिव होगी, ठीक। रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, क्या निकालना हमको, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कह रहा है, प्रकृति बताना है, प्रकृति बताना है कि किधर बनेगा, बाईं और दाईं और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा या आभासी, सीधा, जो भी है, तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का आकार मतलब I निकालना है। तो ये वैल्यू हमको दी गई थी और ये वैल्यू हमको निकालनी है, इस तरह हम लोग लिख देंगे, ठीक। अब लगाएंगे हम लोग दर्पण का फार्मूला, क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। यहाँ पर
वक्रता त्रिज्या दी गई तो फोकस दूरी निकाल लिया जाए। पहले फोकस दूरी निकाल लें तब दर्पण का फार्मूला लगाएं। तो फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2। क्या होता है, F बराबर R/2। तो यहाँ R हमारा कितना है, -30 अपान 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब F की वैल्यू कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। ठीक, ये दर्पण का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग F का मान निकाल चुके हैं, कितना रख देंगे, -15 = V हमको पता नहीं, प्लस U की वैल्यू कितनी है, -20। यहाँ लिख देंगे -20। अब यहाँ पर देखिए 1/-15 = 1/V, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा ये 1/20। अब ये वाला इधर ले आएंगे, यानी संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे और V के वैल्यू हमको निकालना है, उसको उधर ही रखेंगे। -15 ये इधर आया तो प्लस का हो गया, 1/20 = 1/ क्या हो गया, V। अब यहाँ पर देखिए 15-20 का लासा ले लेंगे, तो 15 और 20 का लासा कितना हो जाएगा, 60। 15 और 20 यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, याद रखना। ठीक, तो 15-20 का लासा हो गया 60। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे लासा को, तो 15 चौको 60। तो यहाँ और 4 को इस 1 से गुणा कर देंगे। अब ये माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक, 15 चौको 60, यहाँ -4 हो गया, प्लस 20 3 60, यहाँ 1/, क्या हो गया, V हो गया। तो 4 से 3 चला जाएगा तो -1/60 = 1/V। कैंची गुणा करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। V की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। याद रखना V की वैल्यू कितनी हो गई, -60। अब ये माइनस सिर्फ ये बताएगा, कि बाईं ओर है कि दाईं ओर है, मतलब बाईं ओर है। बात समझे कि नहीं, चिन्ह ये जो माइनस का है ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो किधर बना है, बाईं ओर बना है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति के लिए ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो है बाईं ओर बनेगा। ठीक, अब हम ये बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, मतलब उल्टा होगा कि सीधा होगा, है ना, वास्तविक होगा कि क्या, ये डिपेंड करेगा I की वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करेगा, I। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए हमको I चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के केस में -V/U बराबर क्या होता है, I/O, है ना, -V/U बराबर हो जाता है I/O। तो -V की वैल्यू तो आ गई है -60, है ना, अपान, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, अपान U की वैल्यू भी माइनस में थी, U की वैल्यू माइनस का कितना थी, 20 = I हमको पता नहीं, O की वैल्यू कितनी है, 5, O की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो B 0 कैंसिल होगा, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कि इधर बचा -3 बराबर I/5। कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इधर -3 × 5 बराबर हो जाएगा I, इम्प्लाई दैट I बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, है ना। I = कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। I का मान माइनस में आया, इसका मतलब है कि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में होती हैं। ठीक, तो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां हैं, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है कि जो है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। अगर ये I की वैल्यू प्लस में आती तो प्रतिबिंब सीधा बनता, I की वैल्यू माइनस में आई तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पर I पर की वैल्यू जो माइनस में आई, यानी माइनस यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। यानी अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति बताएं तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर बनेगा और उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। ठीक, तो हमको देखिए प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई और यहाँ पर प्रकृति भी पता चल गई, स्थिति और प्रकृति दोनों हो गया। ठीक, अब आकार भी हो गया आपका। आकार कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम आकार बताएं तो वस्तु की जो लंबाई हो 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनना है ना। प्रतिबिंब कैसा बनना है, 3 गुना बड़ा बनना है। ठीक,
और आप जानते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा क्या हो कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है ना, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट में क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और 3 गुना बड़ा बनेगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, है ना। तो बाईं ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। तो ये हमारा ये 2 आंसर निकालने थे, दोनों आंसर हो गए। ठीक, अब यही कंडीशन देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के लिए। अब आगे देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए कंडीशन लगाएंगे। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ओ की वैल्यू 5 ही रहेगी, ओ हमारा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा और वक्रता त्रिज्या इसके लिए आर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आर का मान पॉजिटिव होता है। फिर यू की वैल्यू तो हमारी वही रहेगी नेगेटिव, माइनस का 20 सेंटीमीटर। और हमको प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी बराबर क्वेश्चन मार्क और आकार बताना है आई बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले एफ निकालेंगे, तो चूंकि एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2, तो आर हमारा है 30/2 काट दिया तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से क्या होता फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये हमारा दर्पण का फार्मूला हो गया। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 15, 1/v हमको पता नहीं, प्लस u कितना है माइनस का 20, कितना है u की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए माइनस का 20 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/15 इक्वल टू 1/v, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा पूरा, इक्वल टू ये 1/v हो जाएगा। 15-20 का लासा कितना हो गया 60, 15 चौको 60, 20 23 60, 1/v हो गया। तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा v की वैल्यू जब निकालेंगे तो पलट जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। ठीक, ये आप लिख सकते हैं v बराबर कितना आ गया 60/7 सेंटीमीटर। और ये देखिए उत्तल दर्पण के लिए v की वैल्यू प्लस में आई, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उधर पीछे बनता है, दर्पण के पीछे यानी दाहिनी साइड बनता है, इसलिए v की वैल्यू क्या आई है प्लस में आई। तो v निकाल लिया अब हम लोगों ने। अब निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि m जो है I/O बराबर क्या होता है माइनस का v/u, I/O इक्वल टू होता है माइनस का v/u। ठीक, ये होता है। तो I की वैल्यू हमको पता नहीं, O की वैल्यू कितनी थी 5, माइनस V की वैल्यू कितना निकालना है 60/7 बटे यहाँ पर U कितना था, U हमारा था माइनस का 20। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो 7 है ये बटे नीचे आ जाएगा, I/5 बराबर हो जाएगा 60/7 × 20, इस तरीके से। अब देखिए 0 0 कैंसिल होगा, 2 × 2 2 3 6, तो I/5 बराबर कितना हो जाएगा 3/7, ये हो गया। कैंची गुणा कर देंगे तो 7I इक्वल टू 5 3 15, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई जो है 15/7 सेंटीमीटर। अगर इसको डिवाइड करें तो लगभग कितना आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करें तो हमारा 7 दूनी 14, 1 बच गया 10 हो गया 2.1, लगभग 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, बात समझे कि नहीं। आई की वैल्यू कितनी आ गई लगभग 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, 2.1 सेंटीमीटर का मतलब ये आपका देख रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है वो ओ से छोटी आई। तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो आई की वैल्यू प्लस में आई, आई की वैल्यू प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा। आई की वैल्यू प्लस का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब सीधा होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना। तो प्रतिबिंब सीधा होगा तो आभासी होगा। और आपने देखा कि आई की वैल्यू ओ से छोटी है यानी प्रतिबिंब छोटा होगा आकार में, है ना। और वी का मान प्लस में है मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे मतलब दाहिनी ओर बनेगा। तो यहाँ पर लास्ट में आप कंडीशन लिख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे
है ना, यानी दाईं ओर बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, कितने मीटर, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, तो गणना कीजिए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख भी बनाइए। ठीक, तो आपको पता है कि जो है जो जितने भी वाहन होते हैं उनको पीछे से उनके जो ड्राइवर को पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण, है ना, जिसे हम साइड मिरर भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा है और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर हमारा कितना दिया गया है, 2 मीटर। ठीक, आर बराबर कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर प्लस आर का मान पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है। अब पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, तो जो पीछे से आ रहा है वाहन वो यहाँ पर वस्तु का काम करेगा, क्योंकि आप देखिए दर्पण तो ऐसे लगेगा ना, इस तरीके से, तो उसके सामने मतलब पीछे से ड्राइवर के पीछे से तो आ रही जो वस्तु, वो मतलब जो गाड़ी, वो इसमें वस्तु का काम करेगी। तो यहाँ पर जो u का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, वो भी इसमें हो जाएगा माइनस में, तो u की वैल्यू हो गई माइनस का 4 मीटर। वस्तु का काम कर रहा है ना, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, तो u का मान, ये वस्तु का काम करेगा, यानी कि u बराबर हो जाएगा माइनस का 4 मीटर। u ऑलवेज निगेटिव होता है। अब उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब v बराबर हमको निकालना है, कितनी दूरी बनेगा मतलब v निकालना है। कहाँ दिखेगा ये भी बताना है कि कहाँ पर ये बन रहा है, और किरण आरेख बनाकर इसको समझाना है। ठीक, तो यहाँ पर दर्पण का फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हमको f निकाल लेते हैं पहले। f बराबर क्या होता है, r/2। तो r हमारा 2 था, 2/2 यानी कि आ गया 1 मीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई। अब दर्पण का फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/f बराबर 1/v प्लस कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू रख दिया हमने 1, फिर 1/v हमको पता नहीं, फिर यहाँ पर प्लस u की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4। यहाँ पर देखिए 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1/1 का मतलब 1, 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो 1 + 1/4 बराबर 1/ क्या हो जाएगा, v। इसका नीचे एलसीएम 4 आएगा, इधर 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 + 1 बराबर 1/v, यानी कि 5/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v। अब यहाँ पर v की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी हमारी, 4/5 आ जाएगी, 4/5 मीटर। या इसको अगर हम सेंटीमीटर में बना लें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 विसर्जन 100, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि पीछे से आ रहे वाहन का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 80 सेंटीमीटर दूर आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। पीछे से जो वाहन आ रहा है उसका प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। v की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, मतलब का मतलब क्या होता है कि दर्पण के पीछे यानी दाहिनी तरफ। तो आप जानते भी हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सदैव दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, है ना, बात समझे कि नहीं, 80 सेंटीमीटर, और मीटर में कहेंगे तो 4/5 मीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये हल हो गया। अब इसका हम लोग किरण आरेख बना लेते हैं। किरण आरेख देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ये देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, क्या हो गई,
मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, ये हो गया इसका ध्रुव P। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी कितनी आई थी, 1 आई थी। फोकस दूरी कितनी आई थी, 1 आई थी। तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हम लोग फोकस मान लेते हैं इसका। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ पर इसका फोकस मान लेते हैं। ठीक, और वक्रता त्रिज्या 2 थी, यानी कि यहाँ पर इससे आगे और यहाँ पर आके मिला मान लेंगे C का मान। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ जाएगा, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसके सामने एक वस्तु रखी है 4 मीटर की दूरी पर, तो एक वस्तु यहाँ पर रख देते हैं हम लोग AB, यानी गाड़ी कहाँ आ रही थी, 4 मीटर से, मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर पर है जो वाहन आ रहा था, वाहन 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके लिए वस्तु का हो गई। आप जानते हैं एक किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से ये इधर की ओर ऐसे। अब एक किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये अपने परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट आएगी। तो यहाँ पर देखिए वो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब A', B'। ठीक, और अभी हम लोगों ने जो प्रतिबिंब V निकाला था वो कितना आया था, 80 सेंटीमीटर। इसी को अगर हम मीटर बना लें तो 80/100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर बन गया, यानी V बराबर आ जाएगा 0.8। कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे एक 0 है, यानी कि 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.8 मीटर कितना हो जाएगा, मीटर में ये होगा। ठीक, तो 0.8 का मतलब 1 से थोड़ा यहाँ पर छोटा, लगभग यहाँ पर, सॉरी यहाँ तो प्रतिबिंब है ही है, ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 है, और ये प्रतिबिंब जो बनना है वो कितना बनना है, 0.8, यानी यहाँ तक की दूरी 0.8 मीटर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपका ये किरण आरेख हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, और किरण आरेख भी बनाइए। देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में होगी। कह रहा है इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो U बराबर हमको क्वेश्चन मार्क, जिससे उसका वस्तु से 2 गुना, देखिए गुना शब्द का मतलब ये होगा, ये M का मान है, और 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, याद रखना। तो ये M का मान है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसको क्या लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ठीक, किरण आरेख भी बनाइए। अब हम जानते हैं कि चूंकि M बराबर होता है जो है लेंस के लिए प्लस का V/U। M बराबर क्या होता है लेंस के लिए, V/U। M के स्थान पर -2 रख देंगे, V और अपान क्या हो गया, U हो गया। इधर कहीं से गुणा कर देंगे तो -2U बराबर V हो जाएगा, है ना। ये यानी V के स्थान पर आपको -2U रखना है। अब लेंस फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का क्या हो जाएगा, 1/u। तो 1/f के स्थान पर कितना रख देंगे, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1/v के स्थान पर रखना है -2u, और माइनस का ये u हो जाएगा। तो 1/20 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 2u होगा, कितना होगा, 2u। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 1, फिर माइनस इधर कितना आ जाएगा, u से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, u से इसको डिवाइड करेंगे, हर से लासक भाग देंगे तो u कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से कर देंगे, तो 1/20 इक्वल टू -3 बटे कितना हो जाएगा, 2u। देखिए इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 2 20, कैसे गुणा कर देंगे तो u बराबर आ जाएगा 10×30 -30 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझे कि नहीं। और वस्तु की दूरी हमको निकालनी थी, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए माइनस में आई। बाईं ओर की दूरियां क्या होती, नेगेटिव, मतलब कि वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब इसका जो है हमको
तो वह हमसे ये पूछा गया था कि कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, है ना। तो कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, तो लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए, जिससे 2 गुना बढ़ा। तो 2 गुना देख लीजिए, यहाँ पर आप जब u की वैल्यू 30 रखेंगे तो v का मान कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, वो भी प्लस में आएगी, यानी कि उधर दाहिनी ओर बनेगा। ठीक, तो 2 गुना बनना है कि नहीं बनना है ना। बात समझे कि नहीं। 2 गुना कह रहा था, मतलब कि वस्तु जब 30 पर रखी होगी तभी तो प्रतिबिंब 60 पर बनेगा, है ना। तो 2 गुना बन रहा है। बाकी इसका जो है और वास्तविक बनेगा, क्योंकि जब आप इसके लिए वो निकालेंगे जो है वास्तविक मतलब उल्टा होगा। इसके लिए जब आप अभी I/O करके निकालिएगा तो I की वैल्यू जब, अरे मतलब ये आवर्धन जो है निगेटिव है, ये देखिए यहाँ पर है, हाँ यहाँ से देखिए आवर्धन निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, वास्तविक होगा उल्टा होगा। ठीक, वैसे भी आप जानते हैं उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस द्वारा कैसा बनेगा, है ना, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक, अब इसका किरण आरेख देख लेते हैं। तो किरण आरेख देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये क्या होगा, उत्तल लेंस। ये देखिए उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब फोकस दूरी 20 है, तो प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो हम फोकस मान लेते हैं। ठीक, ये F1 मान लेंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन रहेगा, F2 रहेगा। F2 हो गया। ठीक, बाकी यहाँ से 20 पर और आगे 2F1 होगा, और यहाँ से 20 पर आगे कौन होगा, 2F2 होगा। ठीक, तो उसको अगर ना ही बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वस्तु हमारी कितनी रखी है, अभी u की वैल्यू 30 आया था, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ तक है, तो मान के चलिए यहाँ पर रखी होगी 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये वस्तु ए भी हमने मान लिया, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो लेंस अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी, इस F2 से होकर के ऐसे जा रही है। ठीक, और दूसरी कहाँ जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो ये आप जब उसे नाप कर बनाएंगे तो इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, A डैश B डैश, तो ये प्रकाशिक केंद्र से जो जाती है वो सीधे अपने मार्ग पर जो है निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। ठीक, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाकर दर्शाइए। तो हमको अब अवतल लेंस दिया गया है, तो फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो अवतल के लिए F बराबर क्या ले लेंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बाकी आगे क्या लिखा है, लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, मतलब कि U बराबर ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, कह रहा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दर्शाइए। ठीक, तो यहाँ पर F बराबर -20 हो गया, क्योंकि अवतल लेंस है, और U हो गया माइनस का 20 दिया गया है। ठीक, और V हमको निकालना है, तो लेंस का फार्मूला 1/f = 1/v माइनस का 1/u लगा देंगे। तो 1/f के स्थान पर रख देंगे माइनस का 20 = v हमको पता नहीं, माइनस u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20। तो देखिए 1/-20 = 1/v, और माइनस माइनस प्लस का 1/, कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, अब ये वाला जो 1/20 है इधर ले आते हैं। यहाँ पर देखिए 1/-20 और ये आया इधर माइनस में हो गया 1/20 = उधर बचा कितना, 1/v। अब देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, क्योंकि जब हर समान होते तो लासा वही हो जाता है। यहाँ -1 यहाँ -1 = 1/v हो जाएगा। तो -2/20 = 1/v हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पर आ गई -10 सेंटीमीटर।
अब माइनस ये बताएगा कि प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा, है ना, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और आप जानते हैं अवतल लेंस में किधर बनता है, बाईं ओर ही वस्तु रखी जाती है और बाईं ओर ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हमारा वी आंसर हो गया। अब इसका किरण आरेख जो हम लोग बना लेते हैं। ठीक, अब इसका किरण आरेख देख लेते हैं। यहाँ पर ये अवतल लेंस हो गया हमारा, क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, यानी कि फोकस हमारा कहाँ रहा होगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका जो क्या हो जाएगा, फोकस। वस्तु कहाँ रखी गई थी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, फोकस दूरी अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु रखी थी, है ना। तो यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर पर हम लोग वस्तु रख देते हैं, यहीं पर वस्तु रख देते हैं। यहाँ पर जो है वस्तु हो गई ए बी, क्योंकि फोकस दूरी भी 20 दी थी और 20 सेंटीमीटर पर ही क्या बन रहा था, मतलब 20 सेंटीमीटर पर कहाँ कौन रखा था, वस्तु रखी थी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये ए बी वस्तु रखी है, 20 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी थी, तो 20 सेंटीमीटर पर इसका फोकस हो गया और इसी पर क्या रखी थी, वस्तु। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब समांतर जाने वाली किरण कहाँ से लौटती है, मुख्य फोकस से। तो ये किरणों को फैला देगा इधर, है ना, लेकिन अगर इनको मिलाएंगे ऐसे तो यहाँ से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, है ना। बाकी दूसरी किरण कहाँ जाएगी, दूसरी किरण जाएगी यहाँ से, कहाँ जाएगी, इसके वक्रता प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये देखिए, प्रकाशिक केंद्र वाली तो सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्या बन गया, ए डैश बी डैश। ठीक, और अभी हम लोगों ने प्रतिबिंब निकाला था, कितनी दूरी बन रहा था, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। कितना बन रहा था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर की जब वस्तु 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 10 सेंटीमीटर पर, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 10 सेंटीमीटर पर, है ना। अब अगर प्रतिबिंब, ये देखिए, ये आपका वस्तु हो गया, यहाँ लिख देना, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसके प्रकृति की बात करें, स्थिति तो आपने देख लिया कि 10 सेंटीमीटर पर बाएं, वो भी बाईं ओर। ठीक, अगर हम इसके जो है प्रकृति की बात करें कि प्रकृति क्या होगी, तो m इक्वल टू क्या लगाएंगे, v अपान यू। ठीक, m इक्वल टू क्या लगाएंगे, v अपान यू। तो यहाँ पर जो है m इक्वल कितना आ जाएगा आपका, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी -10, u की वैल्यू थी -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 कम 10, 10 दूना 20। तो m बराबर 1/2, यानी कि आवर्धन 1/2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो हाफ गुना होगा, हाफ गुना होगा वस्तु का, यानी कि वस्तु का आधा होगा। बात समझे कि नहीं, प्रतिबिंब जाहिर सी बात है छोटा बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है आधा होगा, है ना, हाफ गुना होगा, वस्तु का हाफ गुना प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रकृत हो जाएगी, और ये आपका किरण आरेख हो गया। ठीक, तो बेटा इस वीडियो में हमने जो है आपको जो आपके एग्ज़ाम के दृश्य से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आने वाले पेपर में क्वेश्चन, वो बहुविकल्पी क्वेश्चन करवा दिए, और 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लगवाया है, जो ये 4-4 नंबर के आते हैं। यानी कि आपके ये ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाले तो हमने ऑब्जेक्टिव करवा दिए, ये जो आएंगे आपके ये वर्णनात्मक प्रश्न यानी सब्जेक्टिव में आएंगे, कहा मतलब कि जो है 4 नंबर में आएंगे। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हमने दर्पण के करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन लेंस के करा दिए हैं। ठीक, और मान लिया कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आ सकता, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम यही जो हमने करवाया कन्फर्म आए, लेकिन इसी पैटर्न पर आएंगे, इससे ज़्यादा, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं होगा। ठीक, बात समझे।
तो आप ये इस चैप्टर का ये हमारा जो दूसरा वाला वन शॉट है जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दिया, और इसके पहले जो वन शॉट करवाया था वो इसकी थ्योरी का था। तो दोनों वन शॉट आप पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा काफ़ी ज़्यादा कक्षा 10 के बच्चों के पास, ताकि उनकी साइंस में फिजिक्स की तैयारी अच्छी से हो जाए। और इसी प्रकार हम लोग हर चैप्टर को, फिजिक्स का हर चैप्टर 2-2 वन शॉट में कवर करेंगे। एक में आपकी थ्योरी का रिवीजन कराएंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट होगा, और एक में ऑब्जेक्टिव और प्लस न्यूमेरिकल कराएंगे। और इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आपको 2-2 वन शॉट में करके जो है चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।